अस्सलामुअलैकुम क्लास। अच्छा, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है व्हाट आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा, आज हमारा जो है ना वो 7वां चैप्टर है। हम लोग 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं इस बुक के, ठीक है। तो आज 7वां चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे ख्याल में इसके 11 या 12 चैप्टर है, तो कोशिश यही है कि हम इसको खत्म कर लेंगे। मतलब इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे हम इसके अंदर। तो एनीवन हैज आइडिया अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, विंडोज और एंड्रॉइड तो चलो ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं विंडोज एंड्रॉइड भी कह सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हमारे पास होते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हार्डवेयर पे आपके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो हार्डवेयर से डायरेक्टली डील कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या है इनके हमारे पास? ये हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं किसको? फाइल स्टोरेज को। तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, अगर किसी को याद हो तो, जो 6 चैप्टर में हमने पढ़ी है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हमने की थी। ठीक है क्लास, हम लोग पढ़ रहे थे क्या है हमारे पास। अच्छा, यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है? क्लाइंट जिसको फेस कर रहा होता है। यूजर इंटरफेस से क्या मुराद है? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। देखिए, एक चीज है हमारे पास, मैं अगर आपको एक इसको बहुत आसानी से समझाता हूँ। अगर हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक लैपटॉप है या हमारे पास डेस्कटॉप है। अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड इटसेल्फ क्या है? हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो हमसे इंटरेक्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन उस हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हुए, अब उसके ऊपर जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ है, उस सारे हार्डवेयर को जो है वो यूटिलाइज करके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या कर रहा है? एक इंटरफेस बना के दे रहा है। इंटरफेस से क्या मुराद है? इंटरफेस से मुराद है कि उसको देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, और हमें किस चीज को अगर कॉल करना है, कोई चीज हमें किसी चीज को एक्सेस करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। हाउ डू यू नो दैट के जो है ना ऊपर जो क्रॉस का बटन आ रहा होता है, उसको हम क्रॉस करेंगे तो वो बंद हो जाएगी, उसको हम विंडो कहते हैं। ये चीज आपको पता है? थैंक यू। विंडो का पता है आप लोगों को? विंडो क्या होती है? Anyone else know? If we are in a window operating system, so every option we open that it's called window. तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, जैसे ये मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये एक विंडो है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको देखें, मैं इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ। मैं इसको क्रॉस करूंगा तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं इसको क्या कर रहा था? विंडो को बंद कर। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला? हाउ आई नो? ये सब चीजें मुझे कैसे पता चली? ये मैंने सीखा। मुझे किसने सिखाया? मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिखाया। तो बेसिकली ये जो हम यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं ना, ये जो यूजर को इंटरफेस दे रहा है, ये आपको कौन दे रहा है? ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है। Whenever you go for the mobile phone and buy any mobile phone for yourself, तो आप उसमें देखेंगे कि ऑलरेडी उसमें कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट सेट होती हैं। नॉर्मली आप सबको पता है, अगर मैं टच फोन की बात करूं तो स्वाइप का इंटरफेस आपको किसने सिखाया? मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिखाया। तो दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस, ठीक है। एक स्क्रीन को देख के आप कैसे पहचानते हैं कि ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन को देख के कैसे पहचानते हैं कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है? उसका इंटरफेस ना, तो दिखने में कैसी? मैं इस डोर को देख के कैसे पहचान रहा हूँ? क्योंकि उसमें एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, और एक लॉक है, और ये एक दीवार के अंदर जो है वो एडजस्ट हुआ है वॉल के अंदर। तो ये क्या है? डोर है मेरे पास, इसको समझ रहा हूँ, उसको मैं विंडो कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इंटरफेस को देख कर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बगैर देखे मैं नहीं बता रहा। तो सेम लाइक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मेन काम क्या है कि वो उस हार्डवेयर को यूज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि जिस इंटरफेस को आप जिस इंटरफेस के साथ आप इंटरेक्ट करके आप उस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। although this hardware is not usable until you don't have operating systems or system softwares,
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हैव मेनी सॉफ्टवेयर टाइप्स लाइक एंटीवायरसेस, like device drivers, like utility softwares, and in last class we studied that disk defragmentation, ठीक है, disk cleanup, और एक और भी था disk error checking. These all are the system software because these are directly interact with the hardware. ठीक है, बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं होती, ये डायरेक्ट जो है ना आपके हार्डवेयर कंट्रोलर से बात कर रहे होते हैं. एंड व्हाट आर द हार्डवेयर कंट्रोलर? एवरी हार्डवेयर हैज हिज कंट्रोलर, उस कंट्रोलर के थ्रू वो उस हार्डवेयर को मैनेज करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल अगर आम अल्फाज में आपको दूंगा. अच्छा, उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आप बाइक रन करते हैं तो बाइक के अंदर देखें जो ब्रेक का इंटरफेस होता है, अगर आप उसको ब्रेक को जब प्रेस करते हैं तो वो ब्रेक को दबाने से ही इसका कंट्रोलर है, ब्रेक वो नहीं है. ब्रेक कहाँ पे है? अगर आप फ्रंट ब्रेक दबा रहे हैं या बैक, अगर बाइक की बात कर रहे हैं, अगर आप फ्रंट व्हील की ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक वो नहीं है, उसका इंटरफेस यहाँ पर आपके हैंड के पास है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक यहाँ नहीं लग रही. असल में जो ब्रेक की फंक्शनैलिटी है वो कहाँ है? वो तो व्हील के अंदर है. ठीक है. तो इसी तरह से कंट्रोलर होता है. कंट्रोलर का काम क्या होता है? हार्डवेयर से वो काम ले रहा होता है. वो आप उस कंट्रोलर को कह रहे होते हैं इंटरफेस के थ्रू, कंट्रोलर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंट्रोलर क्या करता है फिर उस हार्डवेयर से जो भी उसने काम लेना होता है वो उससे आपको काम लेके दे रहा होता है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम रन करती है. दुनिया में कोई भी ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो हार्डवेयर आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम्स रन नहीं होते. ठीक है. हार्डवेयर की जो मैंने अभी बताया कि मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं आपके सिस्टम के अंदर सारी की सारी कौन मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल स्टोरेज को हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि फाइल स्टोरेज को हमारे पास कौन मैनेज कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है. जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें भी बताई थी कि जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं किसी भी हार्ड ड्राइव के ऊपर या किसी कंप्यूटर के ऊपर, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर एक फाइल एलोकेशन फाइल टेबल बनाता है. अब वो डिफरेंट टाइप के फाइल टेबल्स होते हैं. लास्ट क्लास ली थी आप लोगों ने? नहीं ली थी? अच्छा, ऑनलाइन में तो ऐसे ही ली होगी. खैर वो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कि हम जब भी कभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर फाइल सिस्टम उस हार्ड ड्राइव के अंदर फॉर्मेट करता है. ठीक है. अगर आपने कभी अगर लिनक्स में, यूनिक्स में या मैक में या विंडोज में अगर कभी इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि हार्डवेयर जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर जो पार्टीशन बन रहे होते हैं और उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग हो रही होती है, उसके अंदर जो टेबल बन रहा होता है, फाइल के एलोकेशन का जो टेबल बन रहा होता है, वो सारी जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सबका अपने अकॉर्डिंगली तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो फाइल टेबल है. जैसे आपके पास NTFS और NTFS 5 जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज आपका यूज करता है, और GPT और MBR यूज करता है, विंडोज यूज करता है विंडोज 10. तो ये इसके लेटेस्ट फाइल मॉडल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है कि वो आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करता है. तो अब ये भी किसका काम है? ये कौन कर रहा है? अगर आपके पास एक हार्ड ड्राइव है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते. कभी किसी ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर किसी डेस्कटॉप को, किसी मोबाइल फोन को यूज किया है कभी? अगर यूज करते हैं तो वो रूट में या उसमें कोड में आ रहा होता है, तो भी उसमें भी पीछे कोई ना कोई हार्डवेयर होगा जो कि उसको मैनेज कर रहा होगा. ठीक है. अब ये बता रहे हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरी फास्ट स्मॉल ओएस built into our devices respond quickly to user input, MP3 player, medical devices. इसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. इसकी ये जो हमारे पास जो इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है, इसके अंदर भी एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसको मैनेज कर रहा होता है. ठीक है. बहुत छोटा सा एम्बेडेड जिसको हम कहते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, वो एक ही काम करते हैं, उनको कोई और काम नहीं होता. टेम्परेचर को मैनेज कर रहा होता है, आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो उसको मैनेज कर रहा होता है. ठीक है. इसके अंदर आपके पास ये आते हैं. जिस तरह से आजकल कार्ड वाले जो है वो आपके पास AC/DC फैंस भी आ रहे हैं, वो भी मैनेज करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहा होता है डिफरेंट. इसी तरह से कार जो गाड़ियां आप रन करते हैं, तो उसके अंदर एम्बेडेड छोटे छोटे सिस्टम आते हैं. लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है
कि उसको आप उसी वक्त ये कह सकते हैं जब उसके अंदर कोई दो चीजें होनी चाहिए, या तो माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। अगर इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर है तो ये क्या है, हमारे पास एक स्मॉल कंप्यूटर या एम्बेडेड कंप्यूटर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बायोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इसीलिए कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसीलिए कहते हैं उसको। सर आईओटी एम्बेडेड कंप्यूटर कह सकते हैं? आईओटी में एम्बेडेड ही होता है, क्योंकि अगर अगर आप बात करते हैं कि आपके घर में ओवन है, ओवन लगा हुआ है और ओवन क्या कर रहा है, ओवन से आप जो है खाना पका रहे हैं, तो वो ओवन के अंदर कोई ना कोई माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जिसके थ्रू वो आपके वाईफाई से कनेक्टेड है, वाईफाई से आपके मोबाइल पे कनेक्टेड है और अपने मोबाइल से आप अपने ओवन को मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली आईओटी की स्मार्टनेस क्या है, यही तो है कि आप उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के। स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, सेम यही है कि आप कहीं से भी बैठ के आप पूरे शहर को देख सकते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ओएस, ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ या मैं जो विंडोज यूज कर रहा हूँ, विंडोज 10, ये मेरे पास सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको एक वक्त में दो लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक यूजर एक वर्क स्टेशन परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम, एमएस डॉस एंड पाम ओएस टेक अप लिटिल स्पेस ऑन डेस्क रन ऑन इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर, सस्ते कंप्यूटरों के ऊपर जो है ना वो कह रहा है यूज होता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग जो है ना वो पुराने सिस्टम थे, ये सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ये रहा, ठीक है। लेकिन है ये भी सिंगल यूजर, इसमें जो है ना वो एक से ज्यादा यूजर इसको यूज नहीं कर सकते। यूजर परफॉर्मेंस मैनी task at once, most common from of OS, Windows XP and OS X required expensive computers, tend to be complex। ये वाले जो है ना इसकी बात कर रहा है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये पुराने कंप्यूटर्स की बात कर रहा है कि जिसमें हमारे पास XP एंड OS X की बात कर रहा है। अब तो हमारे पास जो है वो विंडोज विस्टा की बात 7, फिर हमारे पास विंडोज 10 भी आ गई, ठीक है। तो अब हम तो बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ओएस आ गई। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में से प्रोबेबली हो सकता है कि हम में से किसी ने काम ना किया हो, क्योंकि वो सर्वर्स मशीन होती है जो एक एट अ टाइम जो है ना वो सबके लिए एक जैसा काम कर रही होती है, जो भी उस पर कनेक्ट करता है उसको एक जैसी दिखती है। इसकी बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा कि आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है वो जो भी ओपन करेगा सबको, अगर ये भी ओपन करें आप भी ओपन करो आप भी ओपन करो, वो सबको एक जैसा ही विंडो नजर आएगी, सबको एक जैसा इंटरफेस मिलेगा और सबको एक जैसे एंटरटेन कर रही होगी, ठीक है। अगर ये अपने यूजर में लॉगिन करें, आप अपने लॉगिन करें, आप अपने लॉगिन करें, तीनों लॉगिन हो जाएंगे, तीनों अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तीनों जो है वो अपने अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, तीनों अपनी फीस चेक कर सकते हैं, तीनों असाइनमेंट को जमा करा सकते हैं एट अ टाइम। तो बेसिकली बैकएंड पे क्या है, सर्वर मशीन है, वो सर्वर क्या कर रहा है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर है, यानी कि एक से ज्यादा यूजर जो है ना वो उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा उसमें एक चीज ये भी आती है कि वो भी फिर यहाँ पे एक वो आ जाता है कि एक जो मशीन है आपकी जो सर्वर मशीन है वो एक एट अ टाइम कितने यूजर्स को हैंडल कर सकती है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मशीन या सिस्टम कि वो कितने यूजर हैंडल कर सकती है, ठीक है। मैनी यूजर में जैसे ही हमारे पास बता रहा है कि कनेक्ट टू वन कंप्यूटर ईच यूजर हैज अ यूनिक सेशन, देखें जैसे उसने कनेक्ट किया सेशन उसका अलग है उसका अलग है उसका अलग है, सबको कनेक्ट करके दे रहा है। यूनिक्स लिनक्स है, VMS है, वर्चुअल मशीन्स है हमारे पास, ठीक है, वर्चुअल मशीन सर्वर्स है हमारे पास। मेंटेनेंस कैन बी इजी रिक्वायर्स अ पावरफुल कंप्यूटर। आप सब जो है ना वो स्टूडेंट है, आप सब अपने अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, पीछे एक ही सर्वर है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं कि कल से तमाम यूजर तमाम स्टूडेंट जब अपने पोर्टल पे लॉगिन करें, तो अभी तो खैर आप लोगों को तस्वीर शायद नजर ना आती हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे टॉप पे जो है ना उनको अपनी क्या नजर आए, अपनी पिक्चर नजर आए, तो मैं एक ही दफा पीछे चेंज करूंगा एक सिस्टम में, तो वो क्या होगा, सबको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो इस वजह से आपको बता रहा है कि मेंटेनेंस कैन बी इजी, ठीक है। तो अगर सिंगल यूजर से एक सिस्टम से मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, उसकी मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है, लेकिन उसके लिए पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है, जैसे मैंने अभी बताया उसमें भी लिमिट होती है। आप बोल दो कि सर हमारा जो सर्वर है जिसपे हम लोग काम करते हैं या हम स्टूडेंट जिस पे लॉगिन करते हैं उसको तो बैठता ही नहीं है, उस पर तो कभी ऐसा मसला हुआ ही नहीं है। तो अब आप लोग खुद इस चीज से अंदाजा लगा लें कि
आप लोग एग्जांपल दे रहे होंगे, एक यूनिवर्सिटी है, या अगर मैं अपनी इसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने होंगे, 2000 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो क्या 2000 स्टूडेंट एट अ टाइम कनेक्ट होते हैं, सिस्टम पे एक्सेस करते हैं? नहीं करते होंगे। उसकी मेंटेनेंस के लिए कितने लोग हैं? अगर आपके पास एक नेटवर्क, एक सिस्टम लगा, एक सर्वर है, और उसकी हमें मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए आपके पास कितने टेक्निकल लोग हैं जो उसे एक सर्वर को मैनेज करते हैं? अंदाजन कितने लोग हैं? 25 लोग सर्वर को मैनेज नहीं करते होंगे, पूरे 25 नहीं करते होंगे, मुश्किल से 2 होंगे या 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2 या 3 सर्वर पे काम करते होंगे, बाकियों के काम और होंगे, 5 भी नहीं करते होंगे, बहुत ज्यादा बता दिया आपने। वैसे एक बात कर रहा हूँ कि उनके काम और होंगे, कोई टेक्नीशियन होगा, कोई नेटवर्क में देख रहा होगा, कोई आईटी सपोर्ट में देख रहा होगा, कोई नेटवर्क इंजीनियर होगा, उसका काम ही नहीं होगा। सर्वर के जो ऊपर काम कर रहा होगा वो स्पेसिफिकली 1 या 2 बंदे होंगे। चले मैं आपकी इसी बात से लेता हूँ, अगर मैं आपको सिंगल यूजर मशीन बना के दूं, तो हर किसी को एक एक मुझे कंप्यूटर लेके देना पड़ेगा, हर एक को। अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि आप लोग, आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं, और मैं 50 को सिंगल यूजर पे हैंडल करना चाह रहा हूं, मैंने 50 को 50 कंप्यूटर लेके दे दिए। कल मैं चाह रहा हूं कि यार मैं एक चेंज लाना चाह रहा हूं, एक तब्दीली लाना चाह रहा हूं, तो मुझे कितने कंप्यूटर पे जाके तब्दीली करनी पड़ेगी? 50 पे। लेकिन ये मेरे पास एक बैकएंड पे एक सर्वर है, मैं इस सर्वर से 50 को मैंने यूज कर मल्टी यूजर किया हुआ है, और मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कोई चेंज लाना चाह रहा हूँ, तो मैं उस सर्वर पे चेंज करूंगा, सब पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, आप जो पोर्टल यूज करते हो ये भी सर्वर ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास बता रहा है कि एक यूजर एक सेशन, ये यूजर 1 का सेशन, यूजर 2 का सेशन, देखो उसको भी नजर आ रहा है, इसको भी नजर आ रहा है। वर्चुअल मशीन सर्वर की मेरे पास फिलहाल तो कोई एग्जांपल नहीं है। सर्वर्स हैं जो वर्चुअल मशीन पे हमारे पास चल रहे होते हैं, वीएम के ऊपर वर्चुअल मशीन पे सर्वर चल रहा होगा, बस ये कह रहा है ये। यानी कि आपका यूनिक्स का सर्वर है, जैसे लिनक्स का सर्वर है, ऐसे ही वो आपके पास बता रहा है कि कोई वर्चुअल मशीन पे भी आज सर्वर रन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये जो आपका जो वीएम्स बाय करते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन जो है वो बाय करते हैं, उसके ऊपर सर्वर आपका रन होता है। आपने अजूरे का नाम सुना होगा, अजूरे, अजूरे विंडोज अजूरे, AWS का नाम सुना होगा, ठीक है। विंडोज अजूर का नाम नहीं सुना तो उसको सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, वो भी एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन सर्वर है, वो भी एक वर्चुअल मशीन सर्वर है। आपका AWS है, जिसपे इस वक्त तकरीबन दुनिया के 60% दुनिया काम कर रही है, 60-70% दुनिया इस पे काम कर रही है। और वो है आपके पास Amazon वेब सर्वर, वो भी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल पे काम कर रहे हैं वो आपके पास, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि वर्चुअल सर्वर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है, VMs भी ले सकते हैं आप। यूजर इंटरफेस, हाउ आई यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स, मतलब जिस टाइप का कंप्यूटर मैं आपको दे रहा हूँ, उस टाइप के स्किल सेट भी आपको चाहिए। अगर मैं आपके सामने यूनिक्स रख दूं तो आपको यूज करना आना चाहिए, लिनक्स रख दूं तो आपको यूज करना आना चाहिए, विंडोज ओएस रख दूं या एंड्रॉइड रख दूं या एप्पल फोन दे दूं तो आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद GUI, ये मोस्ट कॉमन इंटरफेस है हमारे पास। ये जो हमें नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस हमारे पास कमांड लाइन भी होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो पहले जो है ना, हमारे पास जब CMD पे हम काम करते थे, अच्छा वैसे आपको ये बता दूं कि ये जो पूरी विंडो है ना हमारी, ये पूरी विंडो में हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ इस CMD से पूरा काम, हर काम कर सकते हैं, हर काम कमांड लाइन से हम हर काम इस पूरे विंडोज का कर सकते हैं। एक और चीज होती है हमारे पास, पावर शेल, पावर पॉइंट के लिए, ठीक है। ये एक और चीज है जिसको हम कहते हैं विंडोज पावर शेल।
ठीक है, दो चीजें, ये दोनों कमांड लाइन है, कमांड लाइन बेस्ड है। मैं जो काम कर रहा हूँ इसके अंदर, यानी कि मैं एक पावर पॉइंट को ऑन कर रहा हूँ, उसमें स्लाइड को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी ऐसे काम जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल तक के हैं, क्योंकि अगर मैं पावर पॉइंट को ऑन करता हूँ तो ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता हूँ कि वो उसको ऑन करे, ठीक है। अगर मैं MS ऑफिस को ऑन करता हूँ तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ऑन करता है। इनसाइड फिर उस ऐसे एप्लीकेशन के वो अपना काम होता है, उसका एप्लीकेशन को उसमें फ्रीडम होता है कि वो अपने इंटरनल जो उसमें मूवमेंट करवा रहा है। बाकी हम पावर शेल से और कमांड लाइन से हम उसमें पूरी विंडोज के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहें वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमें बता रहा है कि आप हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास क्या है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो था ना वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, वो क्या था, CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और ये वाला जो अभी हमें दिख रहा है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। यूज अ माउस टू कंट्रोल, इसमें माउस के कंट्रोल से हम करते हैं। यूज अ डेस्कटॉप सिंबल, शॉर्टकट्स, ओपन प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स, ओपन डॉक्यूमेंट्स हैव एडिशनल ऑब्जेक्ट्स, टास्क स्विचिंग, डायलॉग बॉक्स, ये सब जो भी हम कर रहे होते हैं, these all are just because of graphical user interface। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का जो फीचर है, एनीवन नो ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का जो फीचर है ये आपको GUI दे रहा होता है, ठीक है। बहुत से डायलॉग बॉक्सेस आपके पास आते हैं, ये जो जो प्रॉम्प्ट होता है ना आपके पास, अगर जब आपके पास कोई भी ऐसी विंडो खुल के आती है जिसमें सिर्फ क्रॉस का बटन होता है, तो दैट इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, पॉपअप भी कहते हैं इसको हम, डायलॉग बॉक्स भी, पॉपअप हम कहते हैं उसको वेब में, और उसको हम अगर विंडो में है तो हम उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। डायलॉग का मतलब कि विंडो ने कोई डायलॉग आपसे कहा है, अब वो अलर्ट भी हो सकता है, वो आपको डेंजरस का डायलॉग भी हो सकता है, व्हाटएवर, वो किसी भी चीज का डायलॉग हो सकता है, लेकिन वो डायलॉग उसने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो बता रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना होता कि आपको सब कुछ दिख रहा है। CLI में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था आपको, CLI में सिर्फ कमांड चल रही होती है, आप कमांड देते हैं, कमांड रन हो जाती है, ठीक है। कमांड के ऊपर जो है वो सारी चीजें चल रही होती हैं। कमांड इंटरफेस मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ये रहा हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसको हम अगर कभी किसी ने यूज नहीं किया तो हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। अब ये देखें, जैसे ये मैं इस वक्त हूँ सी यूजर मुबशिर के अंदर, तो मैं अगर इसमें DIR करता हूँ, ये देखें इसने मुझे इस फोल्डर की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये अगर मुझे देखनी है तो अगर मैं, ये मैंने देखी किसमें, कमांड लाइन में, और अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ उसमें ग्राफिकल में, तो मुझे इस फोल्डर में जाके ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन जो उसने वहां पे खोल के दी वो यहाँ पे ओपन करके दी मुझे, सॉरी ये है, ठीक है। ये वाली वो इंफॉर्मेशन है जो वहां पे आ रही है हमारे पास, ठीक है। yasc.text, ये रहा yasc.text, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें आ गई, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज।